हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमिक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, अपने 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 मोबाइल से लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कीजिए और गंगा एकेडमी सर्च कीजिए। स्वामी विवेकानंद के लोगो वाले चैनल पर आप सभी आइए। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको मिले और कोई भी वीडियो, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि हर एक वीडियो में आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जिससे आप सभी परीक्षा को क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी ले सकेंगे। तो इस नाते आप हर वीडियोस को देखिए और 2-4 बार लगातार देखिए, जिससे हर फैक्ट आपके माइंड में सेट हो जाए, रट जाए। आप सब वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा 8 बल 8 बल 8 भरोसा 8 बल प्यार सपोर्ट देते रहे। हमें आप सब चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपनी सभी मित्रों को, दोस्तों को, अपने सभी जाने पहचाने वालों को शेयर करके इतना शेयर कीजिए, आप सभी को संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा देना है। भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा देना है। यही आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप सभी से अपील करता हूं, आप सभी से साहिदय प्रणाम करता हूं। आज के सेशन में हम आप सभी को बताने वाला हूं आईपीसी यानी कि सीआरपीसी धारा, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से पुलिस भर्ती के लिए, एसआई भर्ती के लिए, तरह तरह फोर्स वाली भर्तियों में मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस में ही पूछा जाता है, एसआई में पूछा जाता है, जीएस के रूप में हर जगह पूछा जा सकता है। ये जीएस का भी क्वेश्चन है। तो जीएस का कोई एक लिमिट नहीं होता है। जीएस कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। इस नाते आप सामान्य अध्ययन के कोई परीक्षा प्रश्न में आप यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इस नाते हम पुलिस एसआई के साथ साथ हम पूरा हर प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहा हूँ। आप सब पुलिस एसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यहाँ इस टॉपिक से तो आपके सिलेबस के अनुरूप ही क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ मूल विधि यानी सीआरपीसी की धारा का सिलेबस नहीं है, वहाँ जीएस के रूप में पूछा जाता है। आप सब समझ जाइए। तो पुलिस एसआई वाले अब आ जाइए, क्योंकि सीआरपीसी धारा को आप सभी को हम एक एक करके रटाने चल रहा हूँ। आप सब रट डालिए। हर एक सीआरपीसी, हर आईपीसी धारा को रट लेना है गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर। तो सबसे पहले आप सभी से एक गुजारिश और करता हूं, ये व्हाइट बोर्ड की जो कक्षाएं चल रही हैं, आप सभी से एक अपील करता हूं कि आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर का पूरा करवा दीजिए। तत्काल आप सभी के लिए व्हाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड पर सारी कक्षाओं का शुभारंभ हम कर देंगे। तो एक आप सभी से यही प्रार्थना है कि 1 लाख सब्सक्राइबर आप सब जल्द से जुड़कर पूरा करवा दीजिए। और इसके साथ साथ आपको डिजिटल बोर्ड पर हर कक्षा मिलेगा और भारत के टॉप 10 बेहतर से बेहतर एजुकेटर को भी आमंत्रित करके आप सभी को पूरा सिलेबस निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, पीडीएफ भी साथ साथ उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय दंड संहिता।
आज हम आप सभी को भारतीय दंड संहिता बतलाने चल रहा हूँ। आज से हमारा ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी मूल धारा का टॉपिक शुरुआत होता है। आज से शुरू हो रहा है। आप सभी एक एक धारा को, एक एक अध्याय को आप सभी को भारतीय दंड संहिता को रटा दूंगा, पूरा ये वादा है। तो जुड़ जाइए फटाफट चैनल से और सब्सक्राइब करके बगल में घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो भारतीय दंड संहिता, जिसे इंग्लिश में कहें तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोड कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो सीआरपीसी कहते हैं। ये सीआरपीसी आया कब था? सबसे पहले हमें समझना है कि सीआरपीसी भारत में लागू कब हुआ था। तो भारत में सीआरपीसी 1973 में लागू हुआ था, यानी 1973। तो ये 1973 में सीआरपीसी लागू हुआ था। सीआरपीसी में कुल कितने अध्याय हैं और सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ सीआरपीसी के अध्याय व धाराएं लिखा हुआ है, यानी सीआरपीसी में कुल कितने अध्याय होंगे और हर एक अध्याय को हम आप सभी को बताऊंगा कि फला अध्याय में कौन सा चीज है। तो हर अध्याय को पढ़ेंगे और हर धारा को भी यहाँ हम पढ़ेंगे। तो अगर हम कहें कि सीआरपीसी का निर्माण कब हुआ है, तो 14वां वित्त आयोग जब आया था, तो 14वां वित्त आयोग की संतुष्टियों के आधार पर इस सीआरपीसी को लाया गया था। तो लाया गया कब था? सीआरपीसी का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 14वां वित्त आयोग की संतुष्टियों के आधार पर ये सीआरपीसी का निर्माण किया गया था। तो कब सीआरपीसी का निर्माण ये 14वां विधि आयोग की संतुष्टियों के आधार पर इसे लाया गया था। तो सीआरपीसी का निर्माण कब किया गया था? मेरे बच्चों याद कर लीजिए कि सीआरपीसी का निर्माण 14वां वित्त आयोग यानी 14वां वित्त आयोग 14 वित्त आयोग की संतुष्टियों के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चों, सीआरपीसी को एक आप सभी समझिए कि जब किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, पुलिस केस किसी के ऊपर चलता है, तो पुलिस जिसके तहत गिरफ्तार करता है, मुलजिम को पकड़ती है, मतलब जो पुलिस की सारी प्रक्रिया होती है वो सभी के सभी आईपीसी के अनुरूप होते हैं। वो आईपीसी के अनुरूप होते हैं। आईपीसी में जहाँ जैसा पालन लिखा हुआ है, बना हुआ है, वहाँ पुलिस उसके अनुरूप मुलजिम को पकड़ती है, मुलजिम को दंड देती है, मुलजिम को गिरफ्तार करती है। तो सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और सीआरपीसी का निर्माण कब किया गया था? तो 14वां विधि आयोग की संतुष्टियों के आधार पर। अब हम जान लेते हैं सीआरपीसी 1973। तो ये 1973 क्या है? मैंने आपसे कहा सीआरपीसी बना था 1973 में। तो सीआरपीसी लागू हुआ था कब? 1973 में। तो सीआरपीसी जब 1973 में लागू हुआ तो किस डेट को लागू हुआ? सबसे पहले हम सीआरपीसी 1973 जब लागू हुआ, किस डेट को लागू हुआ
वो डेट हम जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीआरपीसी लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974, यानी 1 अप्रैल 1974। तो लिख लीजिए, सीआरपीसी लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1974, ऐसे बना लीजिए। सीआरपीसी 1973 लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1973। अब आप सब समझ गए, लागू हुआ 1973। तो जब लागू हुआ तो इसमें कुछ अध्याय होंगे। तो कुल कितने अध्याय हैं, आइए जान लेते हैं अध्यायों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए सीआरपीसी 1973 कब लागू हुआ, कितने अध्याय हैं, कुल कितने धाराएं हैं, कुल कितनी अनुसूची है, राष्ट्रपति की अनुमति कब हुई थी। तो ये पुलिस एसआई में के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। पुलिस एसआई में तो एक तरफा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहाँ से, लेकिन आप हर कंपटीशन में सामान्य अध्ययन के रूप में भी पूछा जाता है। तो अब आप आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की पॉलिटिक्स की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप टेट सीटेट सुपर टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप लेखपाल पेट अधीनस्थ इत्यादि कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं और वहां पूछ ले सीआरपीसी 1973 लागू कब हुआ था, अध्याय कितने हैं, धाराएं कितने हैं, सूची कितने हैं, राष्ट्रपति की अनुमति क्या कब हुई थी। तो अब आप कहेंगे ये तो पुलिस का सिलेबस है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य अध्ययन का कोई लिमिट नहीं होता है। सामान्य अध्ययन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। इस नाते पुलिस एसआई वाले बच्चे तो देखें ही देखें वीडियोस को, साथ में आप सब जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं वो भी आप सब एक नज़र वीडियोस को देख लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए सामान्य अध्ययन में। तो हम ये मूल पीढ़ी आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में हम भारत के प्रत्येक नागरिक को हम जागरूक करने का भी प्रयास करता हूँ। हम आप सभी परीक्षा दे रहे हैं तो देखेंगे तो आप सभी को बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन अगर परीक्षा नहीं दे रहे हैं आप सब, फिर भी ये आपके लिए कानून जागरूक करने का है। इस जागरूक होने के लिए आप सब वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को ये पता चले कि हम ये चीज़ करूँगा तो इस चीज़ के अंतर्गत हमें दंड मिल सकता है। तो आप सभी जागरूक होने के लिए भी ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा नहीं दे रहे हैं फिर भी ये वीडियो अपने कानून को, अपने अधिकार को जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो हम पढ़ा रहे थे सीआरपीसी 1973 लागू कब हुआ। तो लागू हुआ 1 अप्रैल 1937। तो 1 अप्रैल 1937 में लागू हुआ। अब हम देख लेते हैं, जब 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ तो अध्याय इसमें कुल कितने थे। तो अध्याय की संख्या कुल 37 थी। 37 थी। अध्याय कुल कितने थे? 37। जब 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू हुआ, सीआरपीसी प्रक्रिया में आया, तो उस समय अध्याय कुल 37 थी। धारा, अब अध्याय अगर 37 था तो धारा कुल कितने थे? तो धारा मेरे प्यारे बच्चों 484 थे। 484 यानी 484 484 484 धारा
उस समय जब लागू हुआ था, क्रियान्वयन में आया था, तो उस समय धारा कुल 484 थे, अध्याय 37 था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974। अब उस समय अनुसूची कुल कितने थे, तो अनुसूची में लिख लीजिए 2+1, यानी 2+1 अनुसूची प्रक्रिया में था। अब हम सीआरपीसी 1973 को लागू कब हुआ जान लिए, अध्याय कुल कितने थे जान लिए, धारा कुल कितने थे जान लिए, अनुसूची कुल कितने थे जान लिए। अब हमें जान लेना है राष्ट्रपति की अनुमति कब मिला, राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली सीआरपीसी एक्ट पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लोग विधायिका जब कोई कानून बनाती है, तो विधायिका कानून बनाती है कोई, तो उसका कुछ प्रोसेस है। जैसे जब कोई भी विधेयक जब बनता है, तो पहले उसे सदन में पास कराना पड़ता है। तो जैसे लोकसभा में पास हो गया बहुमत से, तो लोकसभा में बहुमत पर पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास होने के लिए जाएगा, राज्यसभा में भी पास हो गया, तो लोकसभा राज्यसभा अगर दोनों में पास हो गया, फिर अभी वो विधेयक ही है, उसके बाद वो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा, और राष्ट्रपति उस विधेयक पे जब तक साइन नहीं करती है तब तक वो विधेयक रहता है, बिल रहता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस विधेयक पर, उस बिल पर साइन कर देता है, तो इसका तात्पर्य है राष्ट्रपति का उस विधेयक की अनुमति मिल जाती है, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही, राष्ट्रपति का साइन होते ही वो बिल, वो विधेयक निर्माण कर लेता है कानून में, कानून का निर्माण कर लेती है। अब वो विधेयक, वो बिल कानून के रूप में बन चुकी होती है। तो अभी सीआरपीसी 1973 का राष्ट्रपति की अनुमति कब हुई, अर्थात राष्ट्रपति साइन कब किया। अब सीआरपीसी 1973 राष्ट्रपति की साइन होने के बाद कानून कब बना, तो राष्ट्रपति की अनुमति मिला था 25 जनवरी की डेट 1974, यानी 25 जनवरी 1974 लिख लीजिए। राष्ट्रपति की अनुमति 25 जनवरी 1974, यानी 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की अनुमति सीआरपीसी 1973 पर मिल गई थी, यानी 25 जनवरी 1974 से ये सीआरपीसी 1973 क्रियान्वयन में आ गया, लागू हो गया, कानून बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको भूलेगा सीआरपीसी 1973 लागू कब हुआ? याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 1974। अध्याय कुल कितने थे? 37, धारा 484, अनुसूची 2+1, राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? तो 25 जनवरी 1974 को मिली। अब अगर हम वर्तमान में देखें तो कुल 37 अध्याय नहीं है, कुछ बढ़े हुए हैं। धारा 484 नहीं है, कुछ बढ़े हुए हैं। तो आइए और उसको भी जान लेते हैं कि वर्तमान में सीआरपीसी 1973 में कुल अध्याय की संख्या कितनी है, धारा कितने हैं, संशोधन कितने हुए, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम संशोधन को देखें सीआरपीसी 1973 में संशोधन कुल कितने हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक सीआरपीसी 1973 में कुल 17 संशोधन हो चुके हैं। यानी 17 का मतलब 17, कुल 17 संशोधन सीआरपीसी 1973 पर हो गए हैं, यानी 17 संशोधन हो चुका है। तो लिख लीजिए, अभी तक कुल 17 संशोधन हो चुका है। पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, अभी तक
इसमें कुल 17 संशोधन हो चुका है। कितना संशोधन हो चुका है? तो मेरे प्यारे बच्चों कुल 17 संशोधन हो चुका है, 17 संशोधन हो चुका है। अभी तक कुल 17 संशोधन आईपीसी पर में हो चुका है। और इसमें ये 2+1 यानी तीन अनुसूची, पहले अनुसूचियों की संख्या ये 2 थी, 2 से 1 बढ़ा है, अब 3 अनुसूची हो गई है। और ये 3 अनुसूची जुड़ने पर कुल संशोधन की संख्या अगर देखें तो 3 अनुसूचियों को जोड़ने के बाद एक संशोधन और हुआ, यानी 18 संशोधन हो चुका है। तो लिख लीजिए 3 अनुसूची इसमें जुड़ने पर, 3 अनुसूची जुड़ने पर, 3 अनुसूची जुड़ने पर कुल 18 संशोधन, कुल 18 संशोधन हो चुका है। कुल 3 अनुसूची जुड़ने पर अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी है? 3 है, और 3 अनुसूची जुड़ने पर अब संशोधन कुल कितने हुए? तो 18 संशोधन हो चुका है। पर जब अनुसूची में संशोधन नहीं हुआ था तो कुल 17 संशोधन हुआ था। अब सीआरपीसी 1998 में संशोधन हुआ, तो इसमें कुल अध्याय कितने थे आइए जानते हैं। तो आईपीसी सीआरपीसी 1998, सीआरपीसी 1998 में संशोधन फिर हुआ। तो सीआरपीसी ये संशोधन हुआ सीआरपीसी 1998 में, और जब सीआरपीसी 1998 में संशोधन हुआ तो 1998 में संशोधन करके अध्यायों की संख्या जो अभी तक 37 थी, इसमें 37 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 46 कर दिया गया, यानी 36 3 40, 6 उधर 6 3 9, यानी 9 अध्याय इसमें और जुड़ गया, और अब अध्याय की संख्या 46 हो जाती है। तो लिख लीजिए सीआरपीसी 1998 में अध्यायों की संख्या, कुल अध्याय कितने हुए? तो कुल अध्याय की संख्या बराबर 46 हो जाती है। कितना हो जाती है? 46 हो जाती है। अब कुल अध्याय 1998 में 37 से बढ़कर 46 हो जाती है, तो कुल अब अनुसूची कितनी हो जाती है? अब अनुसूची अभी तक 3 थी, तो अब 3 से बढ़कर 2 अनुसूची और इसमें बढ़ जाती है 1998 में, और 3 से 2 अनुसूची और बढ़ी तो अनुसूचियों की संख्या हो जाती है 5। तो कुल अनुसूचियों की संख्या, कुल अनुसूची की संख्या 1998 में आईपीसी में कितना हुआ? तो 5, मतलब 3 पहले थे, 2+1, इसमें 2 और बढ़ गया, अब अनुसूचियों की संख्या 5 हो जाती है। अब हम धाराओं को जान लेते हैं। कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों कुल धाराओं की संख्या पहले कितना था? 1998 से पहले 484 था, 484 था।
धाराओं की संख्या कुल धाराओं की संख्या 484 पहले था। सीआरपीसी में बदलाव हुआ 1998 में, और इस 1998 में अध्यायों की संख्या 37 से बढ़ाकर 46 कर दी गई, अनुसूचियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया, धाराओं की संख्या 484 थी अभी तक। अब 1998 में इसमें भी बढ़ोतरी किया गया, अब धाराओं की संख्या 565 धारा हो जाती है। यानी सीआरपीसी 1998 में अध्याय की संख्या 46 हो गई, अनुसूची की संख्या 5 हो गई और धारा की संख्या 565 हो जाती है। तो किस आपसे कोई पूछे या परीक्षा में पूछे, आपको ये जानना होगा कि जब सीआरपीसी 1973 में लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को, तो अध्यायों की संख्या 37 था, धारा 484 था, अनुसूची 2+1 और राष्ट्रपति की अनुमति 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, यानी कानून बना। और कुल संशोधनों की संख्या 18 हो चुका है। अनुसूची को लेकर, अनुसूची को छोड़ते हुए 17 और तीनों अनुसूची जोड़ने पर ये 18 संशोधन। अब सीआरपीसी 1998 में कुछ चेंजेज आया, कुछ और संशोधन करके बदलाव किया गया। इसमें अध्याय, अनुसूची, धारा सब बढ़ा दिया गया। तो कितना बढ़ा दिया गया, आइए जानते हैं। सीआरपीसी 1998 में जब संशोधन हुआ तो 1998 में इसमें अध्यायों की संख्या 46 हो गई, जो कि पहले कितनी थी, 37 थी। कुल अनुसूचियों की संख्या 1998 में 5 कर दी गई, जो कि पहले 3 थी, 2+1। और कुल धाराओं की संख्या 1998 में 565 हो गई, जो कि पहले कितनी थी, 484 थी। पहले 484 धारा थी, अब कितना हुआ 1998 में 565। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, पहले 2+1 यानी 3। अब 1998 में कितनी हो गई, 2/5 हो गई। और कुल अध्यायों की संख्या पहले 37 थी, अब 1998 में कितनी हो गई, 46 हो गई। तो याद रख डालिएगा, 1998 तक धाराओं की संख्या कुल 46, अनुसूचियों की संख्या 5, कुल धाराओं की संख्या 565। और 1998 से पहले अध्याय 37 था, जो कि अब हो गया 46। धाराएं पहले 484 थे, अब हो गए 565। अनुसूची पहले 3 थे, अब हो गए 1998 में 5। रख लीजिए पूरा। लागू कब हुआ, पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब हुई, अनुमति कब मिला तो 25 जनवरी 1974 लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974। और राष्ट्रपति जियो कब देता है, अनुमति कब देता है, तो 25 जनवरी 1974। यानी 1 अप्रैल को कानून बना था, और प्रक्रिया में कब आया, क्रियान्वयन में कब आया, राष्ट्रपति की अनुमति कब मिलती है, तो 25 जनवरी को मिलती है। यानी कितना समय कानून बनने में लगा, तो गिन लीजिए। 1 अप्रैल, मई, अप्रैल छोड़ दीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5, 4, 9 यानी 9 महीना कानून बनने से लेकर राष्ट्रपति के अनुमति तक लगा। तो ये बल्कि 1 अप्रैल 1974 लागू हुआ था। तो अनुमति कब होता है? 25 जनवरी 1974 नहीं बल्कि 75 लिख कर लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद जब जनवरी आएगा तो उस समय सन 1975 हो जाएगा। तो पहले लागू होता है बिल, फिर राष्ट्रपति का जीओ मिलता है। तो 1974 1 अप्रैल को लागू हुआ था, तो लागू हुआ था और राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 25 जनवरी 1975। नहीं, सॉरी, गलती, ये 74 ही होगा, बता रहे हैं, ये 74 ही होगा। पच्चीस जनवरी 1974 को राष्ट्रपति ने साइन करके मंजूरी दे दिया, अनुमति दे दिया, और अब ये कानून बन जाता है। इस 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति के साइन होने पर क्रियान्वयन में आकर लागू हो जाता है 1 अप्रैल 1974 को। तो ये सीआरपीसी 1973 की कुछ जानकारी थी। अगर हम आपको बता दें ये तीनों अनुसूचियों को, तो लिख लीजिए एक जानकारी और, अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3। ये तीनों अनुसूची में कौन कौन सा चीज है? तो अनुसूची 1 में आप नोट कर लीजिए अपराधों का वर्गीकरण, यानी अपराधों का वर्गीकरण वाला सेक्शन किस अनुसूची में है? आपके परीक्षा में पूछे तो अनुसूची 1 में है। क्या है? अपराधों का वर्गीकरण। अपराधों का वर्गीकरण, अपराधों का वर्गीकरण सीआरपीसी में किस अनुसूची में लिखा हुआ है? तो अनुसूची 1 में है अपराधों का वर्गीकरण। और अनुसूची में 2 में क्या है? तो नोट कर लीजिए प्रारूप का वर्णन। तो अनुसूची 2 में प्रारूप का वर्णन, यानी प्रारूप का वर्णन निम्नलिखित में से सीआरपीसी में किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो अनुसूची 2 में प्रारूप का वर्णन है, और 3 में क्या है? अनुसूची 3 में पीड़ित परिजन से संबंधित, यानी अनुसूची 3 में है पीड़ित परिजन से संबंधित, यानी पीड़ित परिजन से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो पीड़ित परिजन से संबंधित अनुसूची 3 में दिया गया है, 2 में प्रारूप का वर्णन दिया गया है, और 1 अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो क्या आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल एक एक करके रख लीजिए, कहीं किसी को डाउट हो तो बताइए। मैंने अभी तक आपको बतलाया कि सीआरपीसी 1973 में बना। 1973 में सीआरपीसी बना था, यानी सीआरपीसी का निर्माण हुआ। अब सीआरपीसी 1973 में बनने के बाद राष्ट्रपति का साइन होता है, राष्ट्रपति की अनुमति होती है, राष्ट्रपति की मंजूरी होती है 25 जनवरी 1974 को। और 25 जनवरी 1974 को जब राष्ट्रपति ने जीओ पास कर दिया, अनुमति दे दिया, मंजूरी दे दिया, तो क्रियान्वयन में आता है, यानी लागू कब होता है? तो 1 अप्रैल 1974 1 अप्रैल 1974 को राष्ट्रपति ने लागू कर दिया। यानी हम अगर कहें आपसे कि सीआरपीसी कब बना, तो आपका उत्तर होगा सीआरपीसी का निर्माण सन 1973 में बन गया था। और 1973 सीआरपीसी को बनने के बाद
राष्ट्रपति की अनुमति कब मिला, तो 25 जनवरी 1974 को मिला। और 25 जनवरी 1974 को जब राष्ट्रपति ने मंजूरी दे देता है, अनुमति दे देता है, तो लागू कब हुआ, क्रियान्वयन में कब आता है, 1 अप्रैल 1974 को। यानी 25 जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 4 महीने का ये जो समय लगा राष्ट्रपति के साइन करने से लागू होने में 4 महीने का समय लगा। राष्ट्रपति जिस दिन साइन किया उसके 4 महीने बाद आगे 1 अप्रैल 1974 को CRPC 1973 लागू हो जाती है, क्रियान्वयन में हो जाती है। कुल अध्यायों की संख्या 37 मैंने बताया। धारा 484 अनुसूची 2+1 राष्ट्रपति की अनुमति 25 जनवरी 1974। CRPC का निर्माण कब लागू हुआ, तो 14वें विधि आयोग की संतुष्टियों के आधार पर लागू किया गया था। मुख्य उद्देश्य इसका था कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर देना, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए CRPC लाया गया था। कार्यपालिका क्या है, जैसे संसद, ये सरकार के सभी अंग ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और न्यायपालिका यानी कोर्ट कचहरी वाला ये न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। और इस कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना CRPC का मुख्य उद्देश्य रहा है। CRPC 1973 में कानून आया था, और 1973 के बाद 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति ने GO पास किया, मंजूरी दे दिया, लागू साइन कर दिया, अनुमति दे दिया। लागू होने में 4 महीने बाद 1 अप्रैल 1974 को लागू हो गया। अध्याय कुल 37, धारा 484 अनुसूची 2+1। इसमें अभी तक कुल 17 संशोधन हुआ था, लेकिन 3 अनुसूची इसमें और जुड़ जाती है, और 3 अनुसूची और जुड़ने पर कुल संशोधन की संख्या 18 हो जाती है। CRPC में 1998 में 1998 में और बदलाव हुआ, कुछ बढ़ोतरी हुआ, तो आइए जान लेते हैं। इसमें कुल अध्यायों की संख्या जो 37 थी अब 46 हो जाती है 1998 में। कुल अनुसूचियों की संख्या जो 2+1 था अब 3 से बढ़कर 5 हो जाती है 1998 से। कुल धाराओं की संख्या जो पहले 484 था 1998 से धाराओं की संख्या 565 हो जाती है। अब हम जान लेते हैं अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो अनुसूची 1 में है अपराधों का वर्गीकरण, अनुसूची 2 में प्रारूप का वर्गीकरण है, प्रारूप का वर्णन है। अनुसूची 1 में अपराधों का वर्गीकरण, अनुसूची 2 में प्रारूप का वर्णन है, और अनुसूची 3 में है पीड़ित परिजन से संबंधित। कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उस पीड़ित परिजन से संबंधित अनुसूची 3 है। प्रारूप का वर्णन अनुसूची 2 है, और अपराधों का वर्गीकरण हर टाइप के अपराध का वर्गीकरण किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 1 में किया गया है। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, ये आज हम CRPC से संबंधित एक जानकारी दिया। इसके आगे कल से हम एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, एक एक धारा को पढ़ेंगे, और आप सभी से ये वादा करता हूँ पूरी CRPC के हर एक अध्याय को रटवा देंगे, हर एक धारा को रटवा देंगे। कभी आप सब मरते दम तक कभी CRPC भूल नहीं पाओगे। आप सभी पुलिस एसआई वाले घोल के पीलो, और पुलिस एसआई के साथ आप सभी और भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, फिर भी ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन में आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन डाल दिया जाता है परीक्षा में, इक्का दुक्का। पुलिस एसआई में तो बड़े पैमाने पे यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन और अदरवाइज परीक्षाओं में इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है। तो एक नज़र आप सब
फिर उसको देख लीजिएगा, जिससे कभी भी आए तो गलत ना होने पाए कोई सन। और भारत के प्रत्येक नागरिक को भी इस वीडियो को देख लेना है अपने जागरूक होने के लिए, अपने कानून को जानने के लिए। ये भारत सरकार ने, आपका संविधान ने आपको कानून दिया है और आपके कानून को आप सभी को जानने का हक है। बहुत सारे हमारे अभिभावक बंधु हैं, बहुत सारे हमारे आम नागरिक हैं जो स्वतः अपने कानून को जानते नहीं हैं और ना जानने से उन्हें कहीं परेशानी हो जाती है, तो अपने कानून को ना जानने से उन्हें तमाम परेशानियां, विसंगतियां हो जाती हैं। इस नाते हम प्रत्येक आम नागरिक से गुजारिश करता हूं कि आप सभी अपने अपने कानून को जानने के लिए भी इस वीडियोस को देखिए, जिससे आप सभी को हर एक कानून का एक जानकारी हो जाए। भले परीक्षा नहीं दे रहे हैं, फिर भी अपने कानून को जानने के लिए भी वीडियोस को देखें, जिससे आप सभी कहीं कोई परेशानी होती है तो अपना हक, अपना कानून जानकर लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर इसके आगे हम सीआरपीसी के अध्याय को पढ़ेंगे और अध्याय पूरे 46 अध्याय को पढ़ने के बाद हम एक एक धारा को भी रटेंगे। तो सबसे पहले हम अध्याय को रट लेंगे, उसके बाद अध्याय तैयार करने के बाद फिर आएंगे धारा पर, और एक एक अध्याय, एक एक धारा को हमें रट लेना है। आप सभी को घोल के पिला दूंगा। बस आप सभी से यही करबद्ध प्रार्थना है, हृदय प्रणाम करके आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच आपका है, प्लेटफॉर्म आपका है, परिवार आपका है, और इस परिवार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए और आपकी परीक्षा आप परीक्षा में सफल हो, एक नौकरी अचीव कर सके। वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों को, जानने पहचानने वाले को, अपने सभी साथियों को कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक इसे आप सब पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और आप सभी जुड़ते हुए आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। निश्चित रूप से आपसे ये वादा करता हूँ कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा फुल कोर्स के साथ पूरी कंप्लीट तैयारी निःशुल्क कराऊंगा। पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध होगा। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूं फिर कि जल्द ही गंगा एकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर आप सब जिस दिन पूरा किए उसी दिन ये व्हाइट बोर्ड की क्लासेस को पूरी तरह डिजिटल बोर्ड पर हम आधारित कर देंगे। आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर भी कक्षाएं का शुभारंभ हो जाएगा। बस आप सभी को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर देना है। तो फटाफट यार जुड़ जाइए और 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ। और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। और आप सभी बस आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में सीआरपीसी के अध्याय वाले टॉपिक में बहुत जल्द आपके बीच। सीआरपीसी के अध्याय और धाराओं के टॉपिक में बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। जय श्री राम, बाबा, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा। 1000 सब्सक्राइबर जल्द ही पूर्ण करवा दीजिए।